अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहाँ मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन, चैप्टर का नाम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर वी हैव? तो नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्युनिकेशन। वैसे कम्युनिकेशन चैप्टर इंक्लूड नहीं करते हैं कंपटीशन में, बट इस साल ये क्वेश्चन दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वी मस्ट टेक केयर। कम्युनिकेशन में जो मेन हमारे पास होता है, एक तो ब्लॉक डायग्राम होता है सीबीएसई के लिए, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा हमारे पास इसमें होता है मॉड्यूलेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन हमारे पास, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर आप देखोगे तो यूएसबी, दैट इज अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, बैंड थियरी, सॉरी बैंड गैप, बैंड विड्थ। ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि AM/AC होता है। ठीक है, किसके लिए? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में ये FM। और तो थोड़ा सा मैं यहाँ बेसिक दे दूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जो लेट सपोज हमारा एक मोबाइल फ़ोन है, आप जो इनपुट देते हो तो जो आपने ऑडियो सिग्नल दिया है उसको ट्रांसड्यूसर चेंज करता है, ट्रांसड्यूसर चेंज करके उसे बनाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इतनी वैल्यू या इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो प्रोपागेट कर दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिसे हम MT से डिनोट करते हैं, मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, सुपर इम्पोज करते हैं हम किसी कैरियर सिग्नल को। जैसे किसी बंदे को ट्रेन में चढ़ा दिया जाए और बोला जाए कि ये पैकेट वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या है? अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल अपने कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। हम यहाँ ज़्यादा अपना टाइम यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं आगे, तो 1 बाय 1 चलते हैं। एनीवेज, एम्पलीट्यूड में आपने देखा क्या होता है, कैरियर वेव का जो हमारा कैरियर वेव है उसमें मैसेज सिग्नल को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल में मैसेज सिग्नल को जोड़ दो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, यानी जो कैपिटल है। ठीक, और इससे फिर इसी के बेस्ड पे, और ये एक एनवलप के साथ, आप नीचे देखो यहाँ पे मैंने बोला USB LSB, तो ये एक एनवलप के साथ चलता है। ये आपका अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट, इन बिटवीन आपका सिग्नल प्रोपागेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर इज मेड टू वेरी इन प्रपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। नहीं, गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम ऑडियो के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते हैं, ऑडियो के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो, तो ये ऑप्शन कर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर विल मेड टू वेरी इन प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो सिग्नल। सही है, क्यों? क्योंकि देखो आप एम्पलीट्यूड अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, A आएगा किसके, AC + MT, इसी को आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हो। तो जो कैरियर सिग्नल का जो आपका एम्पलीट्यूड है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यानी कि आपके मैसेज सिग्नल में भी जो चेंजेस आएगा जो फाइनल सिग्नल में, दैट इज कैपिटल CT, वो आएगा एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये भी यही बात कह रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल के। ठीक है, करेक्ट है। अगला भी देख लेते हैं। वैसे तो जो हमें एक ही ऑप्शन हमारे प्री में जो हमारा मेन एग्जाम, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, और एडवांस में मोर देन 1 होता है। तो इसमें तो एक हमारे पास जब करेक्ट आया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एज वी आर डिस्कसिंग द पेपर तो देख लेते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कैरियर मेड टू वेरी विद द क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं, गलत। एम्पलीट्यूड में क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड अभी बताया था मैंने ऊपर भी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स में भी। तीसरा फोर्थ ऑप्शन है, इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स द एम्पलीट्यूड ऑफ आई मेड टू वेरी, नो एम्पलीट्यूड के साथ नहीं, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये भी आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से हम नोट करेंगे कि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एडेड। ठीक है, कुछ बच्चे कम्युनिकेशन में ध्यान नहीं देते, उन्हें ये लगता है कंपटीशन में नहीं आना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन में आपने मॉड्यूलेशन देखा, सिमिलरली रेंज पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रेंज ऑफ एंटीना पे भी। अभी तक तो मैंने यहाँ देखा नहीं है, लेकिन अब जब जैसे मॉड्यूलेशन इन्होंने इंक्लूड किया है, रेंज भी ये इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास टू आइडेंटिकल वायर, टू है ये, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल कैरी द सेम करंट ए। ठीक है, वायर ए इज बेंट। अच्छा, ये बेंटिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसके डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं जिसे आप याद कर सकते हो। ये भी मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ। करंट के अंदर अगर आप बेंडिंग की बात करो तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वो बेंडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, और ये हॉट्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसे अगर आप सॉल्व करो, अभी जो 11th से 12th में आ रहे हैं उन्हें हो सकता है ये नया लगे, लेकिन जो 12th के बच्चे हैं वो एकेडमिक के लिए भी इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देखते हैं, अ वायर ए इज बेंड इनटू अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आर में मैंने बेंड कर लिया। वायर बी, ओके, दो वायर हैं और दोनों का लेंथ एल है। ठीक है, तो गिवन डाटा ए और लेंथ बी एल है, और दोनों किस में कर रहे हैं, सर्किल में। ठीक है, और रेडियस क्या है, आर है। ओके, बी, और जो बी है, बी का भी लेंथ एल है, और ये किस में जा रहा है, रेक्टेंगल में। ये सारे एरिया के काम आते हैं। सॉरी, नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर। स्क्वायर और साइड क्या दे रखा है, ए। नेक्स्ट चीज दे रखी है इसके अंदर, 1 मिनट। नेक्स्ट चीज़ अगर हम ध्यान दें इसके अंदर, तो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हमारे पास है, ये रहा स्क्रीन। क्वेश्चन हम नीचे ले गए थे, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इसके अंदर दिया हुआ है, इफ़ बी ए एंड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी ए, ओके, एंड बी बी। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, आपको पता होगा, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। और बोला एट द सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बी ए बी बी अलॉट किया हुआ है, इन्हें हमें निकालना बी ए बाई बी बी का। तो वही है, आपने देखा यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले ही ऐड कर दिया है, सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और किस तरीके से अप्लाई होगा देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, फॉर ए की अगर हम बात करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 पाई आर सर्किल है, मस्ट बी इक्वल टू एल। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल बाई 2 पाई। बेसिक है, आपको पता होगा, लेंथ ऑफ सर्किल इज दी सर्कमफ्रेंस। और बी ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2r, जो मैंने पहले ही फार्मूला लिख रखा है एट दी सेंटर का। ये फार्मूला होता है, केस होते हैं ये एक्चुअली, एक्सियल पॉइंट से आप डिफरेंट केसेस रखोगे तो ये फार्मूलेज आ जाते हैं, और ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई, आर की वैल्यू आपकी आ गई 2, और यहाँ पर आर की वैल्यू आपने निकाली है एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो दिस गिव्स यू म्यू नॉट पाई। आई होप कि स्क्रीन में आ रहा हो ये, म्यू नॉट पाई आई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं फॉर बी। फॉर बी हमारे पास आ जाएगा, बी क्या है, बी स्क्वायर है, तो ये देखना है थोड़ा सा। स्क्वायर में आपको पता है साइड हो जाता है 4a, और 4a विल बी इक्वल टू एल, तो a विल बी इक्वल टू एल बाई 4। अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो b विल बी इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट आई, ब्रैकेट में आ गया मेरा l बाई 4 डिवाइडेड बाई, ये आप थोड़ा सा देखो, जब आप स्क्वायर का, ये भी केसेस होते हैं, जैसे सर्कल का हमने केस निकाला है, वैसे ही आप स्क्वायर के सेंटर का भी मैग्नेटिक फील्ड का केस बना सकते हो। ठीक है,
तो इसको मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी यहाँ ये डेरिवेशन पार्ट हो जाएगा, और हमें देखो आपने यहाँ मैंने सर्किल का भी डेरिवेशन नहीं दिखाया है, डायरेक्ट यू कैन यूज़ इट। हम अपनी जो थियरी लेक्चर क्लासेस हैं उसमें हम इसको ब्रॉड वे में ले जाएंगे, तो स्पेस भी कम है यहाँ पे, तो हम सीधा लिख रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हमारी आएगी स्क्वायर के जो फॉर्मूला से, तो दिस विल बी 2 पाई L/8 रूट ऑफ L/4 का होल स्क्वायर, दिस इज L, एंड प्लस 4L/8 का होल स्क्वायर, and the value BB will be 4 mu naught I by रूट 2 पाई L/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और, हम ये 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 16 म्यू नॉट I बाई रूट 2 पाई। अब यहाँ से आप BH/BB निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पे मैं पॉज करके निकाल देता हूँ साइड में, बाकी आप इसे डायरेक्ट देख सकते हो। BA यहाँ पर आपके पास है म्यू नॉट पाई I बाई L, और यहाँ पर हमारे पास BB है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो दिस विल बी रूट 2 पाई स्क्वायर बाई 16। ये डायरेक्ट नहीं आया, मैंने पॉज किया वीडियो को फिर ये सॉल्व किया है, मेरे पास स्पेस भी नहीं और फिर लेक्चर वीडियोस हैं ये, तो मुझे शॉर्ट रखना है। दिस विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2। और अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता, हाँ ठीक है, देखिए इसी के टर्म्स हमारे पास ऑप्शन भी है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, सो आंसर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा ये सॉल्यूशंस तो मैं थोड़ा सा जल्दी या थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले जा रहा हूँ। आप अगर इसके केसेस जानने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देखो चैप्टर के, जो हम अगले 1 वीक के अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्लास बोरिंग ना हो, थोड़ा सा IIT का पेपर है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक एक स्टेटमेंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना है, चाहो तो इसे बार बार रिपीट भी कर सकते हो, और अगर आप पे मोबाइल डिवाइस है तो ये बात के लिए सेव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन, आप सारे क्वेश्चन इकट्ठा आप देखो, इसको वॉच करो, कॉपी पेन लेके बैठो और कंसंट्रेट करो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ऐसा है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा, वो भी मेनली हम थियरीज़ में तो बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं जो इजी कर देता है चीज़ों को समझने में, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें एक डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करना होता है कई जगह, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसीलिए आप स्टिक रहो और पूरा वॉच करो इसको, और एक आइडिया लो कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, अगर आप देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन प्रिज्म का कहाँ से है भाई? ऑप्टिक का। ऑप्टिक के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिज्म का केस। प्रिज्म में आपके पास 3 केस होते हैं, मिनिमम डेविएशन केसेस भी हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर आपने देखा हो TIR में भी प्रिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको न्यूमेरिकल बनेगा वो बनेगा प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन केस के ऊपर। और मिनिमम डेविएशन केस हो गया, उसके अंदर मिनिमम एंगल केस आता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं। सिमिलरली रेले के जो कंडीशन है उस पर भी हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दिख रहा है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे। एनीवेज प्रिज्म के अंदर अगर आपका ये फिगर क्लियर है, आपको अगर आता हो, देखिए ये इंसिडेंट हो गया, आप 2 नॉर्मल बना दो, ये देखिए ये रेयरर है, ये डेंसर है, जाना ऐसे चाहिए, लेकिन ये डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स नॉर्मल, आप देखो ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट किया। अगेन अगर मैं यहाँ से निकालूँ इसको, जाना ऐसे चाहिए, बट ये डेंसर है, रेयरर है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखा जाए तो अब देखो रेज ऐसे जा रही थी बट निकली ऐसे है, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर
डेविएशन। ठीक है, ये फिगर अगर आपको याद है तो बहुत इजी टॉपिक है, हो जाता है ये। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म बाय आई डो प्लॉट। अच्छा, ग्राफ की बात है। ठीक है, डो मीन्स डेविएशन, ये देखिए डेविएशन हमने दिखा दिया। आई मीन्स जो आप यहाँ पर एंगल दे रहे हो, आई। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट रे इंसिडेंट एट एंगल 35 डिग्री। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन डाटा आई इज इक्वल टू 35 डिग्री, सफर अ डेविएशन मीन्स डो इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इमरजेंट ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये ई है, इमरजेंट इज गिवन है 79 डिग्री। In what case, in that case, which of the following is closest to maximum possible value of refractive index? ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको डेरिवेशन बहुत क्लियर है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, डेरिवेशन भी आपको एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कैसे डेरिवेशन इसका करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो दो नॉर्मल खींच लीजिए। ये आपका ए होता है, दैट इज प्रिज्म एंगल, ये आपका इंसिडेंट हो गया, इसको जाना ऐसे चाहिए, गया ये ऐसे, फिर ये यहाँ आ गया, तो दिस इज योर ई, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर दिस वन, दिस इज योर डो। ठीक है, हमारे पास देखो, अगर मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एंगल ए और एंगल दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके आपके पास एक सॉल्यूशन आता है, वो आप थियरी पार्ट में देख लेना। तो डो इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं, रिमेंबर इट। अब इसमें डिफरेंट वेरियस केसेस हैं, जैसे मिनिमम डेविएशन केस हो गया, मिनिमम एंगल केस हो गया। तो अब डो की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 40, आई की वैल्यू कितनी है 35, सारे एंगल हैं तो मैं यूनिट नहीं लगा रहा, 79 माइनस ए, यहाँ से क्या अननोन है हमारे पास, ए अननोन है, कितना हो जाएगा, तो ए इधर आ गया, ये इधर आ गया 79, ये तो हो गया आपका 114, ओके 114, दैट इज 114। ठीक है, 114, 79 प्लस 35, उसमें से हमें माइनस करना है 40, और ये हो जाएगा हमारा 74। बट हमें एक बात पता है, जो एंगल ए होता है ये इक्वल टू R1 प्लस R2 भी होता है। ठीक है, नाउ मिनिमम डेविएशन डो मिनिमम 40 डिग्री से हमें लेस लेना है, तो म्यू विल बी लेस देन, आपको मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद होगा, साइन डो एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख सकते हो, तो म्यू मस्ट बी लेस देन साइन डो एम, कितना आपका 70 प्लस 40 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए है आपका 114 का आधा हो जाएगा 37। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज आप पुट करोगे, मैं पॉज करके इसे सॉल्व करता हूँ, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो म्यू मैक्स मस्ट बी इक्वल टू 1.44। तो मैंने यहाँ वीडियो थोड़ा बीच में पॉज करके सॉल्व किया है, आप इसे थोड़ा सा अपने साइड में सॉल्व कर सकते हो। तो अब चेक करते हैं विच आंसर विल बी करेक्ट। तो हमारे पास 1.4 कोई भी आंसर ही नहीं है। रीज़न है उसका क्योंकि हमने 37 और ये थोड़ा सा हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू है 1.8 क्लोज नहीं है, 1.6 क्लोज नहीं है, 7 भी क्लोज नहीं है। आप देखो ये वाली वैल्यू थोड़ी, अगर यहाँ 1.4 होता तो एग्जैक्ट आंसर, बट यहाँ सिंस वो है नहीं तो हम ले रहे हैं ऑप्शन 2 करेक्ट, दैट इज 1.5 इज दी आंसर। ठीक है, इतना डेविएशन हो जाता है जब आप ऐसी एंगल से डील करते हो 37 डिग्री से और 35 डिग्री से, तो इतना डेविएशन हो जाता है। एनीवेज आंसर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आप चाहो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करो। और अगर आपको इसके साथ थियरी की ज़रूरत है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें आपको थियरी मिल जाएगी और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को हम लेके थियरी बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्रू गेज विथ पिच 0.5 mm
सर्कुलर स्केल 50 डिवीज़न इज़ यूज टू मेज़र। देखो ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन में एक है आपका इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर में आता है ये सारे लिस्ट काउंट्स दिए हुए हैं और डिवीजन्स दिए होते हैं। उसमें एक्चुअली जो हमारा स्क्रू गेज है दो होते हैं इसमें, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। स्क्रू गेज थोड़ा सा मेरी राइटिंग बच्चे क्लास में भी बोलते हैं थोड़ा सा रफ वर्क। एक्चुअली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम थोड़ा सा राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बट फॉर थियरी क्लासेस यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव फॉर राइटिंग वन। तो यहाँ देखो कुछ ऐसा शेप होता है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये स्क्रू गेज है, इसमें एक चीज़ एक हमारे पास ये रोटेट होता है, ये बहुत थिन, इवन आपके हेयर का भी ये डायमीटर को मेज़र कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारा स्क्रू गेज है तो हम उससे डील करेंगे। तो क्या मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेज़र करें थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज़ फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ स्क्रू गॉज, ये एक ठीक है, आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द 45th डिवीज़न। ये देखिए सर्कुलर घूमता है, यहाँ याद रखना। और जो बच्चे अभी 12th में हैं उन्हें ये पता होगा, जो बच्चे 11th में हैं उनका पहला ही प्रैक्टिकल भी है ये वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज, ये प्रैक्टिकल भी है थियरी में। तो इसको ब्रॉट इन 45th डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। ओके, what is the thickness of sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25th division। देखिए बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत इजी भी होता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है ये, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बन सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिस्ट काउंट। अच्छा लिस्ट काउंट में बता दूं, आप सभी एक स्केल यूज़ करते हो। अब लिस्ट काउंट में देखिए आपका जो स्केल है इसमें 5 डिवीज़न 10 डिवीज़न रहता है, फिर जैसे ये 0 1, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेजर डिवीज़न, जो आपका मेजर डिवीज़न है डिवाइडेड बाय माइनर डिवीज़न, ठीक है, दैट इज़ स्मॉल डिवीज़न। अब मेजर डिवीज़न आप देखो 0 1 1 के बाद 2 यानी 1 1 हो रहा है, और जो आपका मिनिमम जो छोटा वाला डिवीज़न है माइनर डिवीज़न वो 10, तो आपका जो स्केल है कितना 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता है, तो ये लिस्ट काउंट होता है। सिमिलरली इनका भी लिस्ट काउंट है, तो इनका लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। वो आप जब देखोगे सर्कुलर यहाँ लिखा रहता है यहाँ पर इस पोर्शन में, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना है ये हो जाएगा 0.5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया 0.001 mm, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखो जीरो एरर, देखो अगर आपका मान लिया क्लॉक है, घड़ी में टाइम हो रहा है 3, बट आपकी घड़ी 9:05 बता रही है, इसका मतलब एरर है। कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है। अगर टाइम हो रहा है टीवी में स्टैंडर्ड घड़ी का टाइम रहा है 3 और आपके घड़ी में 2:55, इसका मतलब क्या, पीछे है, पीछे मतलब नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर होता है तो जोड़ देते हैं हम ट्रू वैल्यू लाने के लिए, पॉजिटिव एरर होता है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ नेगेटिव एरर क्योंकि विजिबल ही नहीं है, विजिबल नहीं है यानी पीछे होगा। अगर आगे होता तो जीरो तो विजिबल, जैसे आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ 3 5 होगा तो 0 तो दिखेगा, लेकिन पीछे तो नहीं दिखेगा, इसीलिए नेगेटिव 0 एरर। ये आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे प्रैक्टिकली, तो नेगेटिव 0 एरर यहाँ आ जाएगा -5 इंटू में लिस्ट काउंट दैट इज -0.005 mm, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू आ गई, मेजर्ड वैल्यू। देखो आपके पास पूछा है थिकनेस, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग MSR बोलते हैं इसे। दूसरा स्क्रू गेज रीडिंग जैसे SGR, और माइनस में 0 एरर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 mm प्लस 25 इंटू 0.001 माइनस ऑफ -0.05। देखो आप चाहो ना
अभी मैंने बोला अगर माइनस नेगेटिव होता है तो जुड़ता है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लिखना होता है। तो आप नेगेटिव लोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आपके घड़ी में 2:55 हो रहा है बट स्टैंडर्ड टाइम 3 है, तो आप कभी भी आंसर जब बताओगे, जैसे 4 बजेगा, तो आपकी घड़ी में अगर 4 बजेगा तो आप क्या बोलोगे? 4 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 4:05 हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो घड़ी है वो 5 मिनट स्लो है, यानी नेगेटिव एरर है। तो आप देखो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होने के बाद अब फिर मैं पॉज कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसको। ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी 0.80 mm। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेक्टिक होते हैं ये, और कुछ नहीं है, ये होते इजी है। ये तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 करेक्ट है, 4 नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओके पर क्वांटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखिए ये आपका ईएम वेव चैप्टर से है। ठीक है, ईएम वेव में आप बेसिकली ईएम वेव में आपके पास 2 ही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है मैक्सवेल्स आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और रेक्टिफाइड जो इक्वेशंस आता है, और दूसरा आपके पास उसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली कहानी। और हर्ट्स एक्सपेरिमेंट भी आप वहाँ पढ़ सकते हो, ट्रांसवर्स नेचर और एनर्जी डेंसिटी पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर को तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, एनसीईआरटी मोर देन इनफ होता है। एनसीईआरटी में अगर आप लास्ट पेज पे जाओ इस चैप्टर के, तो एक टेबल बना होगा बड़ा सा, उस टेबल, अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें आपको पता है, जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में हमारे पास विब ग्योर है, ठीक है, जिसमें आर का वेवलेंथ ज़्यादा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। रेड से इधर आ जाओ आप इंफ्रा हो जाएगा, इधर आ जाओ आप अल्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट उसमें टेबल में याद कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, हमें ये बताना है कि कैसे। अच्छा, यहाँ पे ए इन्होंने दिया ब्लू लाइट, फिर येलो लाइट, फिर एक्स रे और फिर रेडियो वेव। क्या देखना है? एनर्जी का। तो आपको पता है एनर्जी इज hc/λ या एनर्जी इज hν। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। आप देखो अभी हमने बताया रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी रेड की एनर्जी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ब्लू और येलो, ब्लू कहाँ है? यहाँ पर है। येलो कहाँ है? यहाँ पे। आप देखो ब्लू की एनर्जी अगर आप देखो तो इससे येलो से ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, येलो की चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, तो ब्लू की एनर्जी येलो से ज़्यादा है। तो बी आपका बी यहाँ पे येलो हो गया और ए आपको ब्लू हो गया। यानी हमेशा जिस वाले सेक्शन में ए बी से पहले, ठीक पहले देखिए आप, बीच में ना रेडियो वेव आ रहा है ना एक्सरे आ रहा है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, टाइम कंज्यूम, टाइम से बच सकते हो आप बस इसी से करके। तो आप देखो जिस ऑप्शन में बी वाला पोर्शन ए से पहले आ रहा है, ठीक है, बी पोर्शन ए से हमारा पहले आना है, तो यहाँ देखते हैं बी ए, ओके, यहाँ भी आ रहा है और बी ए यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब, अच्छा, बी ए ये गलत और यहाँ पर बी डी ये भी गलत, यानी 1 और 2 में कोई हो सकता है। तो अगले के लिए हम चलते हैं। रेडियो और सी की बात करें, ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडियो वेव में होती है, यानी कि डी पहले आएगा। तो डी, इसमें हम देखते हैं डी बाद में आया जो कि इनकरेक्ट है, डी बी ए सी। तो आंसर इज डी बी ए सी। ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे तो ये सीधा स्कोर देते हैं हमें ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उससे भी डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, ईडी, दैट इज 12th का पार्ट 2 में है ये। और इसमें हमारे पास दिया अल्फ़ा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा। इसमें हमें निकालना है इनकरेक्ट कौन सा है, याद रखना है। यहाँ पर
कई बार करेक्ट भी पूछ लेता है और कई बार इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा और करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, क्योंकि थियरी पार्ट है, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ वीडियो में। जो हमारा थियरी वीडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसमें हम और ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे। एनीवेज देखिए, ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन यहाँ पर मोड की जब हम बात करें तो मोड 3 टाइप का मोड होता है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। कॉमन का मतलब देखिए, जिस पे एरो मार्क है वो एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है और ये बेस होता है। कॉमन का मतलब जिसको आप कॉमन बोलिए उसको आप ग्राउंड कर दो, ठीक है। ये देखो कॉमन बेस है, ग्राउंड कर दिया, ठीक। अब ये जो हिस्सा है, अब देखो ये इनपुट हिस्सा हो जाता है और ये हिस्सा हो जाता है आउटपुट। अब इनपुट में इनपुट करंट, यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। यहाँ बेस है तो माइक्रो एमीटर, यहाँ मिली एम्पियर एमीटर लगाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया डेल आई बी, दिख रहा है इस साइड से। और आउटपुट करंट क्या हो गया, यहाँ पर आउटपुट करंट हो गया हमारा डेल आई सी, यहाँ लिख देते हैं इनपुट। अब जो ये अल्फा बीटा ये सारी चीज़ें ये होते हैं गेन, करंट गेन। तो गेन मतलब प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट आपका क्या होगा, अगर कॉमन एमीटर की बात करें तो डेल आई सी बाई डेल आई बी, ठीक है। कॉमन बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा ई, ये रहा हमारा सी। तो कॉमन बेस में हमारा हो जाएगा बेस के साथ जो गेन होगा वो होगा हमारा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ठीक है। अब हमारा ये रिलेशन पूछा और इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है, डेल आई इज इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अब डेल आई सी से डिवाइड कर दो हर जगह, दोनों साइड, डेल आई सी और डेल आई सी। आप यहाँ से देखोगे हमारे पास फॉर्मूला बन गया डेल आई ई बाई डेल आई सी, यहाँ आ गया डेल आई बी बाई डेल आई सी और +1, ठीक। आप यहाँ पर देखो डेल आई, अच्छा इसको एक प्रॉपर, यहाँ पे आउटपुट क्या था आई सी, ये रहा ना ऐसा कॉमन बेस का। तो यहाँ लिख देते हैं हम डेल आई सी बाई डेल आई ई। यहाँ पर आप देखो इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको बीटा। सिंबल है, सिंबल दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा यूजुअल सिंबल्स। तो डेल आई बाई डेल आई सी उल्टा हो गया इसके, तो इसे हम लिख दिया 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है, इसको हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये हमारा ये हो जाएगा 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो क्वेश्चंस को, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, आप देखो फिगर के अंदर। लेकिन सिंस जो हमारा मेन का पैटर्न है, मेन के पैटर्न में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन हमारा सही होता है। तो अगर हम सिर्फ एक ही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वी कैन ऑप्ट फॉर बीटा -1 वाले को, तो हम जा सकते हैं, एक तो इसी पे जा सकते हैं, ये दिख रहा है देखिए 1 बाई अल्फ़ा दिया है, जबकि हमारा ये बनता है 1 बाई बीटा के साथ, तो यही हम सेकंड को ही सही कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे और भी हैं, इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट, इनकरेक्ट, लेकिन हम एक के साथ चलते हैं क्योंकि मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर सही होता है, आई मीन एक ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा होगा, बट अगर आपका मोटिवेट, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आप इसे सीरियसली वॉच करें इस वीडियो को, तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ ले जा सकते हो सीख के। रिमेंबर इट, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। रीज़न होता है, एक तो जब हम क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं तो एक बड़ा पार्ट बनता है ये, और अगर मैं ब्रेकेज में क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँ तो शायद आपके लिए भी प्रॉब्लम है, लॉस हो जाएगा, एक मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपने देखा नीट के भी पेपर का सोल्यूशन 2 आवर्स से ऊपर का था। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको
एक मोटिवेशन के साथ ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, और अगर आप ऐसे ही वॉच कर रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बट एनीवेज, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि दिस चैनल इज़ फॉर डिज़र्विंग स्टूडेंट। अगर आप डिज़र्व कर रहे हो, अगर आप एक टाइम दे सकते हो 1 and 2 आवर्स, आप बहुत सारे टाइम होते हैं आप जो वेस्ट करते हो, उसकी जगह अगर आप यहाँ पर टाइम दो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि इस समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक टारगेट होनी चाहिए, एक फर्स्ट प्रायोरिटी है ये आपके लाइफ की। आप जब बड़े हो जाओगे तो और बहुत सारी प्रायोरिटी बढ़ जाएंगी, बट इस समय आपके लिए ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है गैलोनोमीटर का। ठीक है, गैलोनोमीटर काफ़ी स्कोरिंग ये आता ही आता है 12 CBSE में। गैलोनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, ट्रांसफार्मर, AC, ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो गैलोनोमीटर आई होप आपको थियरी बहुत अच्छे से आती होगी। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, क्योंकि यही एक डिवाइस है जिसका आपका निडल सेंटर में रहता है। बाकी एमीटर और वोल्ट मीटर के निडल का होते हैं साइड में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। और गैलोनोमीटर, अच्छा किस चैप्टर का है ये, तो ये आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में आप जब जाओगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो गैलोनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, R दे रखा है 100 ओम। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी पूरा स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है ना। करंट I यानी करंट हमारा I कितना है 1 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। अच्छा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट द, अच्छा आप देखो गैलोनोमीटर का कन्वर्जन, गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर। शंट और सीरीज रेजिस्टेंस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है किस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम दें तो गैलोनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा और एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। करंट कितना देना चाहिए 10 एम्पियर। देखो करंट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही, क्योंकि V = IR, तो I = V/R, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो ईजी है। जो भी आपका दिया है मैक्सिमम वोल्टेज आप जो अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द गैलोनोमीटर, कितना हो जाएगा V = IR। अभी बताया फॉर्मूला, I हमारे पास दे रखा है कि दिस मस्ट बी कितना हमारे पास है 1 मिली एम्पियर, 1 यानी 1 × 10⁻³ और इनटू में R की वैल्यू हमारे पास कितना है 100 ओम गिवन डाटा है। तो यहाँ से हमारे पास 0.1 ओम यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं गैलोमीटर कॉइल का वो है 0.01, उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। अब आपको पता है गैलोनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है। मान लिया दिस इज गैलोनोमीटर, एमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना होता है, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट, ये अब मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एमीटर। ठीक है, तो आपको क्या जोड़ना है, शंट रेजिस्टेंस। तो और शंट रेजिस्टेंस का देखिए अगर हमारा I यहाँ आ रहा है तो दिस विल बी IS और IG इस तरीके। अच्छा वोल्टेज सेम होता है, आपको मालूम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये एक पैरेलल हो गया, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस जो गैलोनोमीटर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। गैलोनोमीटर का अभी हमने निकाल लिया 0.1 वोल्ट। शंट रेजिस्टेंस का हमारे पास अननोन है, शंट निकालना है, लेकिन हमारे पास दिया क्या, हमारे पास करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो गैलोनोमीटर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, शंट स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में हल्का भी डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा चेंजेस लाता है सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर RS की वैल्यू आपकी होगी 0.1/10 एम्पियर। देखो कितना छोटा आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ से आपका आ गया 0.01 ओम। तो आंसर 3 नहीं है, सेकेंड इज दी आंसर। ठीक है, यहाँ देखो कंफ्यूज किए हैं इन्होंने 2 और 4 में। तो आप अपना कैलकुलेशन प्रॉपर रखो, यहाँ कन्वर्जन प्रॉपर रखो। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट लगा देते हो बिना कन्वर्जन के, जो अक्सर अच्छे बच्चों से गलती होती है, स्पीड बचाने के चक्कर में वो बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए भी एक
माइनस मार्किंग के लिए आईआईटी ने तैयार कर रखा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखिए कितना क्लोज है, तो इसीलिए यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आप करो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे देखें हम, यहाँ पर है हमारे पास अ स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ओम ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन, ठीक है, एन दिया हुआ है, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम, द डाटा सेट इज 99। ओके, सो आप देख रहे हो दिस इज फ्रॉम यूनिट 1, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन में आपका एरर कैलकुलेशन, ठीक है। एरर कैलकुलेशन में आपके पास रिलेटिव एरर निकालना, फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं, परसेंटेज एरर निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्टेप्स है बाकायदा। तो अगेन थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन ईजी होता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन देख के, क्योंकि आपका कैलकुलेशन अगर बेस्ट है तो बहुत ज़्यादा स्कोर है, 100% इनके आंसर मैच करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दे देंगे क्योंकि आईआईटी जी के क्वेश्चन है ये, तो भी हम टैकल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 रीडिंग हमारे पास 90, 91, 95, 92। इफ़ द मिनिमम डिवीज़न ऑफ मेजर इज़ 1 सेकेंड, देखिए ये लिस्ट काउंट दे रखा है 1 सेकेंड, यानी कहीं भी 0.2 आता है गलत है, 0.5 आता है गलत है, 0.7 आता है गलत है, क्योंकि ये मिनिमम 1 सेकेंड ले सकता है, बाकी इनको तो ये नाप ही नहीं सकता है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सीधा फोर्थ वाला बाहर कर दिए, क्यों 1.8 पॉसिबल ही नहीं, जब ये मिनिमम 1 सेकेंड का मेजरमेंट कर रहा है तो 1.8 सेकेंड का, या तो ये 2 कर सकता है, ठीक है। तो एक हमारा आउट हो गया। चलो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास निकालना है रिपोर्टेड मीन टाइम। मीन टाइम के लिए बेसिक फार्मूला हमारे पास, माना हमारी जो वैल्यू है वो x हो, तो x बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ टाइम जो रीडिंग है। रीडिंग क्या क्या हमारी 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, यानी डिवाइडेड बाय 4। देखो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बहुत ईजिली इसे आप टैकल कर सकते हो। 5 6 6 7 8 दिस विल बी, ठीक है, और 1 2 3 4 यानी 9 4 जा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। ये कितना दे देगा, ये आपको दे देगा 9 और 4, दैट इज 92 सेकेंड हमारा हो गया, सॉरी 92, यस 90 सेकेंड यूनिट है, 92 सेकेंड यूनिट हो गया। अब हम डेविएशन निकाल लेंगे। तो हमारा डेविएशन आपको पता है, जितना आप डेविएशन है यानी कि आप जिसे आप एब्सोल्यूट एरर कहते होगे, एब्सोल्यूट एरर, तो अगर हम इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, ये थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, न्यूमेरिकल में सीधा लिख देते हैं। तो ट्रू वैल्यू अब ये जो हमारा ये मीन वैल्यू इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। अब आप डेल A1 में सीधा निकाल लो, डेल A1 कितना आ जाएगा, तो 92 और 90 प्लस माइनस बस ये बताता पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन सिंस आगे अलजेब्रिक सम होने वाला है और प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता है, तो सीधा यहाँ हम लिख रहे हैं 2 सेकेंड हो गया। डेल A2 कितना हो गया 91 92, 1 का गैप है। डेल A3 कितना हो गया 95 92, 3 का गैप है। और डेल A4 कितना हो गया 92 90, 0 का गैप है। बस अब हमें निकालना है मीन एरर। तो मीन एरर कह लो या मीन डेविएशन कह लो, मीन एरर क्या होता है हमारा, तो मीन, इसे एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर बोलते हैं बेसिकली। इसे सिंबल देते हैं डेल AM का। तो मीन एरर हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो गया 3 प्लस 1 4, 6/4 और 6/4 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड, ठीक है। आगे अच्छा एक चीज़, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ रुको, ये तो हो गया अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो, लेकिन यहाँ पर अब जी है, IIT जी हैं तो ये कुछ तो देंगे बच्चों को कंफ्यूज करने को, और वो जो कुछ देना चाह रहे थे वो हम पहले ही लाइन में लिख लिए थे। ये रहा
देखो, जो एज अ टीचर हम गलत लिख देते हैं जल्दबाजी में, तो आप एज अ स्टूडेंट, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर उसका फंडाज अपने माइंड में लिखो, साइड कर लो। देखो यहाँ लिख दिया था ना, और 1.5 तो पॉसिबल है ही नहीं, उसी के बेस पे तो हमने इसको निकाल दिया था। तो 1.5 जब पॉसिबल नहीं है तो क्या रीडिंग देंगे ये, या तो 1 दे देंगे या तो 2 दे देंगे। तो आंसर हो जाएगा या तो 92 प्लस माइनस और 1 से थोड़ा सा अवधि देगा ये, तो 2 सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है। 3 सेकेंड का ये रहा ना, 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, ये भी गलत है। तो आंसर 2 इज करेक्ट। ठीक है, इजी था थोड़ा सा, ये लास्ट में अपना वो दिखा दिया एटीट्यूड कि हम IIT जी का पेपर बना रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन द एयर। ठीक है, तो आप देख रहे हो ओपन पाइप, क्लोज पाइप, यानी कि ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, ऑर्गन पाइप। और ये हमारा वेव चैप्टर का है। तो जो वेव एंड SHM पार्ट है उसमें हमारा लास्ट पार्ट जो है, आई मीन डॉपलर इफेक्ट से पहले हमारे पास ये ऑर्गन पाइप का केस आता है। सिंपल हार्मोनिक, फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज्ड एंड फुल। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये। तो लिखा है पाइप ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पाइप बना लूँ। ये मेरे पास एक पाइप हो गया, और उसमें इन्होंने कहा है कि इट इज़ ओपन एट बोथ साइड, ओपन कर दिया। पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज़ इन वाटर। अच्छा, यानी कि लेट सपोज ये तो, अच्छा ये मेरा ऑर्गन पाइप है, देखिए ये कंप्लीट फिगर होता है इसका, ये मेरा ये टच है, ये ऑर्गन पाइप है। अब इन्होंने क्या किया है, अगले स्टेप में ये सारा क्या किया, वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, अब जब वाटर से फिल कर दिया तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रक्चर बचेगा वो हमारे पास, क्योंकि ये सारा बाकी डिप्ट हो गया है, तो ये मेरा हाफ हो गया, ये सारा इनका डिप्ट है। ठीक है, अब हमारे पास पूछा व्हाट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो जब ये ओपन थे तो ओपन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा लिखते हैं इसको, ये सीधा फॉर्मूला होता है F = V/2L, इक्वेशन नंबर 1। और जब इसको हमने क्लोज कर दिया, आप देखो यहाँ पर क्लोज कर दिया ना, वाटर से फिल कर दिया, तो F' हो जाएगा V/, अच्छा ये सारा ध्यान दो आप, अगर ये टोटल मेरा L है तो ये क्या हो जाएगा L/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा डबल आ गया क्योंकि लिक्विड सरफेस भी है, तो 4L/2 एंड दिस विल बी V/2L। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में F = F' आया ना, तो फाइनल क्या आ गया, सेम इनिशियल के बराबर है, तो इक्वेशन ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। F/2 रॉन्ग, 2F रॉन्ग, 3F/4 रॉन्ग। ठीक है, डायरेक्ट उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं जब ये और ज़्यादा लेवलिंग करते हैं इनकी, लेकिन यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Cu एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन टेम्परेचर रेंज 300 to 400 केल्विन, और लीनियर डिक्रीज और लीनियर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ओके, आप ये देखो, आपने ये चैप्टर आप इसे आप मिलेगा सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक में, सॉलिड एंड यानी बल्क मटेरियल, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो नाम है एक्चुअली इस यूनिट का, बट हम इसे सॉलिड एंड फ्लूइड बोलते हैं। तो सॉलिड के अंदर एक आपके पास है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में ये आपको क्वेश्चन, ये टॉपिक मिलेगा। अब आप देखो ये दिखने में थियरी लग रहा है, तो इसे एज अ थियरी पार्ट चलेंगे। तो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Cu एंड अनडोप्ड SI इन टेम्परेचर रेंज 300 to 400 का मतलब स्टैंडर्ड में ही आते हैं ये। इस बेस्ट डिस्क्राइब बाई, बेस्ट कैसे डिस्क्राइब होगा, तो अगर हम देखें लीनियर डिक्रीज ऑफ Cu एंड लीनियर डिक्रीज ऑफ SI, तो नहीं, यहाँ पर Cu तो
इंक्रीज करता है टेम्परेचर पे। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं। जो हम थियरी लेक्चर में हम इसे करेंगे तो आप देखोगे कि डायरेक्ट बहुत ईजिली आप भी सॉल्व इसे कर सकते हो। तो ये डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो लीनियर इंक्रीज फॉर सी यू, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। साथ में हमारे पास होना चाहिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर एस आई, क्योंकि एस आई के लिए क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो लीनियर लिखा है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि एस आई सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, और सेमी कंडक्टर वेरिएबल्स होते हैं, इन ये लगातार चेंज करते हैं। अगर इनका थोड़ा इलेक्ट्रिकल में भी चले बिहेवियर का, तो इनकी रेजिस्टेंस भी अगर आप ध्यान दो, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इनकी रेजिस्टेंस डाउन होती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो करंट है वो इंक्रीज होता है। यही फॉर्मेट रेजिस्टिविटी के साथ है, बट कि आपका जो मेटल है और अदर आयोनिक मेटल है उनका ठीक उल्टा होता है। तो लीनियरली तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये डायरेक्ट चेंज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो डायोड होते हैं, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ इनका आता है, तो लीनियर नहीं होता इनका ग्राफ, ठीक है। तो लीनियर इंक्रीज नहीं है। अच्छा, लीनियर इंक्रीज इन सी यू, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज फॉर एस आई। तो लीनियर इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज लिख दिया, अगेन ये रॉन्ग है क्योंकि डिक्रीज होगा यहाँ पे, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो लीनियर इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज सी यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप ऐसे कॉन्सेप्ट को लेंथ वाइज ना जाके रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाइज भी जा सकते हो, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट बनता है इसका। और जो हमारा एस आई है ये डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट। ठीक है, आजकल ये बड़ा फेमस पार्ट टाइम जॉब हो गया है लोगों का। क्या कर रहे हो आप? तो आई एम लूजिंग वेट। चलिए, तो फिज़िक्स में भी इसे इंक्लूड करते हैं और इसका थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं कि लूज वेट में क्या क्या होता है, आपको भी हो सकता है बाद में काम आए। तो पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट, ऑब्वियस ही बात है, फैट बर्न होगा। लिफ्ट अ मास ऑफ 10 kg, अच्छा जिम जा रहा है तो एक, अच्छा 10 kg का वो अप टू हाइट, अच्छा वर्क डन करेगा भाई, वर्क डन, क्योंकि एक मास है उसे आप लिफ्ट कर रहे हो 1000 टाइम्स, अच्छा ओके 1000 टाइम। वैसे तो 10-10 का स्लैब होता है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये बंदा। तो 1000 times, assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will be he use up considering the work done only when weight is lifted? अच्छा, डाउन का आपको नहीं लेना है। तो फैट सप्लाईज हमारे पास है, एनर्जी पर केजी विच है मैकेनिकल एनर्जी, एफिशिएंसी भी है। तो देखो बहुत सारे डाटाज हैं इसके अंदर, बट इजी पार्ट है। आप सभी को कंजर्वेशन पता है, तो जो भी आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो क्या रेट दिया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने एफिशिएंसी दी है, तो उसे हम लिख लेते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास दी हुई है 20%। 20% का मतलब 20/100, दैट इज़ 0.2, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, एनर्जी दिया, जो सप्लाई है वो है 3.8 × 10⁻7 जूल, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, तो ये इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो इनका प्रोडक्ट बराबर होगा हमारे जो हमारे पास बर्निंग फैट है इस समय, तो इस समय हमारे पास फैट कितना वो बर्न कर रहे हैं, यानी मास दिया हुआ है इन्होंने, कितना बर्न कर रहे हैं, सॉरी लिफ्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। वर्क डन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है 10 kg का। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ टाइम ये कितना करें, 1000। तो हम रिलेट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा रिलेट कर, बस डाटा ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी इनटू में एनर्जी जो हमारी है 3 × 10⁻7
इनटू में मास जो इनका होगा दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि जो लूज करेंगे 10 इंटू में जी इंटू में 1000 एंड दिस गिव्स यू m इज इक्वल टू 10 इंटू में 9.8 इंटू 1000। वैसे यहाँ देखो सिंस यहाँ पर बड़ा क्लोज आंसर्स दिए हैं, वैसे तो यहाँ 10 भी चल जाएगा बट आप ट्राई करो 9.8 लेने का, ठीक है। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा फर्क दे देते हैं ये। तो 10 इंटू 9.8 इंटू 1000, 0.2 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7। एंड मैं थोड़ा वीडियो यहाँ पॉज करता हूँ, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं हम। हाँ, तो वी आर बैक, ये हो जाएगा 1.289 इंटू 10 टू द पावर -2, और आपको दिख रहा होगा दैट इज़ एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि 9.8 लिए 10 लाओगे तो थोड़ा सा आप आगे पीछे आएगा, बट नियरेस्ट वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 13 है नहीं कहीं पे भी, तो आप 10 से भी सॉल्व कर सकते थे। एनीवे आंसर 1 इज़ करेक्ट, तो आंसर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सैटेलाइट है, ठीक है, इज़ रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हाइट अर्थ, ठीक है, यानी कौन से चैप्टर का है? स्टेप 1 ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन स्कोरिंग पार्ट है, इजी भी होता है ये बच्चों के लिए। आप अगर इसका एस सी वर्मा सॉल्व करते हो तो आपको ग्रेविटेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी लेवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, हमने अब अलॉट कर दिया कहाँ से है और किसका पार्ट है। अब लिखा हुआ है एट द हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ, यानी h बहुत छोटा है, यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कहीं पर h आता है तो उसे हम, फिजिक्स को आपको पता ही है, अगर r बहुत बड़ा है यानी h टेंस टू 0, और जहाँ टेंस टू 0 होता है उसे हम हटा देते हैं। दिया मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, यानी डेल वी इंक्रीज की बात करें रिक्वायर्ड, सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्लोज टू। अच्छा ठीक है, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हटाना है, यानी हमारा टारगेट क्या है, सैटेलाइट को एस्केप कर देना है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी के साथ, और कितना मिनिमम इंक्रीज चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड यानी वी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर प्लस एच, बट मैंने अभी बोला h यहाँ ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में छोटा है, तो मैं यहाँ पे जी एम बाई डायरेक्ट r लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला अगर हम बात करें वेलोसिटी जो उसे चाहिए किसके लिए, रिक्वायर्ड टू एस्केप, जो एस्केप के लिए उसे वेलोसिटी उनको नीड है, तो ऑब्वियस ही बात है काइनेटिक एनर्जी हम देंगे, क्योंकि अपने आप तो भागेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जी एम एम बाई आर प्लस एच के, बट काइनेटिक एनर्जी यहाँ होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम, थोड़ा सा देखो डेरिवेशन है, जनरल डेरिवेशन है ये, सिंस हमने इसको चेंज लिया है तो हम यहाँ पर इसको एक अलग वो दे देते हैं, इसे मैं v2 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें बाद में जो चेंज आए उससे प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ से v2 हमारा आ गया रूट 2 जी एम बाई आर प्लस एच, और अगेन यहाँ पर केस हमें ऑलरेडी पता है कि r बहुत बड़ा है h से, तो वो चला जाएगा, क्यों, क्योंकि r बहुत बड़ा है h से। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इंक्रीज, निकालना था इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरा v1 इसे हमने लिया हुआ, ये v1 कर दिया, तो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू रूट 2 जी एम बाई आर माइनस रूट जी एम बाई आर, एंड द आंसर विल बी, अच्छा यहाँ पर हम इसे, क्योंकि हमारा आंसर देखो g के टर्म में है, अगर आप ध्यान दो आंसर हमारा स्मॉल g के टर्म में, तो हमें पता है g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम को हम स्मॉल g आर स्क्वायर लिख सकते हैं हर जगह,
तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2gm को मैंने लिख दिया जी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2gr माइनस √gr। वैसे एक शॉर्टकट भी है, एस्केप वेलोसिटी √gr होता है ऐसे केस में, और ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr होता है। हमें बार बार पूछा जाता है, ट्वाइस के टर्म में चलते हैं, तो आपको ये जो पोर्शन है ये आपका बच जाता, टाइम आपका कंज्यूम नहीं करता। बट सिंस मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पेपर डिस्कस प्लस सॉल्व करें, इसीलिए मैंने इसको पूरा दिखाया। अदरवाइज आप यहाँ देखो सीधा फॉर्मूला होता है फॉर स्मॉलर, अगर h बहुत क्लोज है यानी सैटेलाइट क्लोज है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gr, और इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr। देखिए उसका हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं √gr कॉमन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा √2 - 1, और हमारे पास आंसर आप देखो फर्स्ट आंसर ही है, यानी ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आंसर 1 इज़ करेक्ट, तो 1 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देखो ये शॉर्टकट होते हैं, लेकिन यहाँ डिस्कशन में मैं क्योंकि बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ बार बार कि अभी जो 12th के बच्चे हैं उन्हें तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जो 11 से 12 में जा रहा है उन्हें भी बहुत ईजी लगेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे इसको जो 10th से 11th और 12th की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे एक थोड़ा उन्हें आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे 9th में जो ग्रेविटेशन पार्ट है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेनली जो NTSC वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक बार ब्रॉडर डिस्कशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आई होप कि हमने काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और भी 2-3 क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारा जो एक लिमिट है, मैंने जो लिमिट बनाया है, क्योंकि हमने ऑलप्रोक्स यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, 5 और क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। क्योंकि टाइम इस समय 3:42 मॉर्निंग का हो रहा है, तो लेट मी साइन आउट फॉर टुडे, और कल मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि अगली बार आपको इसे सर्च नहीं करना होगा, क्योंकि देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट एंड लॉट ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन एनी वेबसाइट। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो आपको हमेशा उसे सर्च नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया सीधा आप पे अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हम विदिन 1 वीक एक जैसे ऐप तो है ही है जो आप, आई होप कि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो iTunes पे जाओ, वहाँ पर टाइप करो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, और वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके अलावा विदिन 1 वीक आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगा, और www.conceptualphysicsindia.com पे, और ये बहुत मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये वेबसाइट। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया हूँ, तो ज़रूर उसको आप विज़िट करना, और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पे चलते हैं।